नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 सितंबर को 67th BPSC का एग्ज़ाम हुआ है और इसके जस्ट एक दिन के बाद ही आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग 67th BPSC में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सटीक और स्पष्ट विश्लेषण करेंगे उस ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने बुकलेट सीरीज C है, जो कि ये मेरा कॉपी है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था इसको। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? और आयोग के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया है वो है ई। देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ई को सही आंसर माना गया है, तो ई सही आंसर होगा। हमने टिक लगाया था नागालैंड, जो कि मैं जानता था नागालैंड में पंचायत व्यवस्था नहीं है, लेकिन आयोग ने इनमें से एक से अधिक आंसर माना है। तो मेरे ख्याल से मिजोरम भी सही होगा और मेघालय भी सही हो सकता है। तो ई आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 2026 तक जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उनको फिक्स कर दिया गया है कि 2026 तक ये सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय है, आपके ऑप्शन है संविधान का अंतिम विवेचक, जो कि सही है। संविधान को अंतिम रूप से विवेचना करने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय का ही है। एक संघीय न्यायालय भी है। यह मानव के अधिकारों का संरक्षक भी है। जैसे हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अधिकारों का बहाल करने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ई सही आंसर होगा, इनमें से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? जो सही आंसर इसका होगा वित्त आयोग, ऑप्शन सी सही होगा। वित्त आयोग का गठन करती है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, सामुदायिक विकास का उद्देश्य, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई सही आंसर होगा। यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकता है, आर्थिक विकास भी हो सकता है, मानव पूंजी का निर्माण भी हो सकता है। तो ई सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। दोस्तों, छठा प्रश्न है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका जो सही आंसर होगा 788 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है कितनी बार? तो कितने भी बार भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितनी सत्र होते हैं? तो दोस्तों, लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और एक मानसून सत्र। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा श्री MC सीतलवाड़, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो टिक लगाया था, ये मेरा कॉपी है, तो मैंने जो टिक लगाया था वो अनुच्छेद 72, लेकिन आयोग के द्वारा ई आंसर को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 246 में भी संशोधन किया जाता है और 172 में भी। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 1.7%। अगला प्रश्न है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सी सही आंसर होगा, 109.5 मिलियन टन। हमने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसे गलत टिक लगाया था, 209.5 गलती से पता नहीं कैसे मैंने लगा दिया था, लेकिन सही आंसर 109.5 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इसमें कहा गया है कि यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, तो बी आंसर सही होगा। आइए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। दोस्तों, इसमें जो गलत कथन है वो है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% दर से वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या होगा? बढ़ते क्रम में, यानी कि जो पहले सबसे कम है उसको पहले रखेंगे और उससे फिर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा शहरीकरण है पटना में, फिर मुंगेर में और उसके बाद नालंदा। तो नालंदा, मुंगेर, पटना, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा 3.47%। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। हर खेत में सिंचाई। दोस्तों आयोग के द्वारा 17वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए दिया गया है, लेकिन हमने सभी के लिए वायुयान मार्ग को टिक किया था, लेकिन अब चूंकि आयोग ने ए को आंसर सही माना है तो ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसमें जो सही आंसर होगा वो सी होगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय शिवहर में, दिए गए ऑप्शन में शिवहर में, फिर अररिया में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज, फिर नवादा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 19वां प्रश्न है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो ये जो है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो दोस्तों सूक्ष्म उद्योग में जो संयंत्र और मशीनों या जो उपकरण होते हैं वो 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होते, यानी 1 करोड़ तक के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि कुओं का निर्माण के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, और वो ये है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये सही कथन है। तो ऑप्शन सी सही होगा। दुर्भाग्यवश हमने ऑप्शन डी को टिक किया था और मेरा गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बी निवेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, 11.7%। आइए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। जो 26वां प्रश्न है वो है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, क्या नाम दिया था। तो स्वराज द्वीप। दोस्तों अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया था और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा गया था। तो 26 का सी आंसर सही होगा। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। 28वां है, बिहार खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ऑप्शन ए सही होगा, मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया था बम फेंकने का, जिसमें कैनेडी और उनकी बेटी तथा पत्नी मारी गई थी बम कांड में, जिसके बाद 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो दोस्तों सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका था बिहार के क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण की, जो हजारीबाग जेल फांगे थे। अगला प्रश्न, आगे के प्रश्न में उनका जिक्र आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो श्रम जगजीवन राम, ऐसे हमने याद किया था। ऑप्शन सी सही होगा, जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। दोस्तों ये घटना भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है, और यहाँ से निकलने के बाद ही उन्होंने जाके आज़ाद दस्ता का निर्माण किया था नेपाल के जंगलों में। तो वो जो समय था दीपावली का समय था, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। दुर्भाग्यवश हमने नवंबर 1946 को टिक किया, लेकिन दोस्तों दिसंबर 1946 सही होगा। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चूँकि उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु पर ही वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था हीरोज, उसने कहा था कि यहाँ सोई हुई मर्दों में अकेली एकमात्र मर्द है झांसी की रानी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध वाक्य है, इसको याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। दोस्तों सरदार उधम सिंह जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो उन्होंने 1919 के बाद जाके
21 साल के बाद 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में जाके माइकल ओडायर को गोली मार दिए थे। इसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36 का। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? दोस्तों सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। अब 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। सदस्य नहीं थे, सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, डॉक्टर पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। सही आंसर होगा 4 मार्च 1931 शायद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में लाहौर में। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैथ का प्रश्न है, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, आप देख लीजिए। 41 का है बी, 42 का ए, 43 का बी, 44 का ए, 45 का डी, 46 का ए, 47 का डी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का ए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस यहाँ से शुरू होगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। जो आपके प्रश्न है उसमें पहला कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। दोस्तों उत्कृष्ट धातु यूरेनियम तो है, लेकिन सीसा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो इसलिए आयोग के द्वारा जो सही आंसर माना गया है वो ऑप्शन सी यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा जो है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बायोगैस में निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये बायोगैस यानी मीथेन इसमें मुख्य भूमिका में होता है, तो मीथेन सही होगा। 54वां प्रश्न है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोंशियम सही होगा। देखिए एक कन्फ्यूजन हमेशा से रहता है कि लाल रंग किस पदार्थ के कारण और हरा रंग किस पदार्थ के कारण। हमने याद करने के लिए एक सिंपल सा कोडिंग बनाया था, हरा बरा, यानी बेरियम से हरा, स्ट्रोंशियम से लाल। याद रखेंगे, हरा यानी बरा, बेरियम से हरा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण मृदोद्भिद पौधा कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए यानी पर्णहरित नहीं पाया। दोस्तों कवक को इसीलिए एक अलग वर्ग में रखा गया था क्योंकि इसमें सब कुछ पौधों की तरह ही होता है, लेकिन एक जो खास चीज़ है पर्णहरित वो इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कवक पौधे की श्रेणी से हटकर एक अलग श्रेणी में पाए जाते हैं। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन खुद निर्माण नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। परागन की सुपरिभाषा है। दोस्तों परागन के लिए जो सही परिभाषा होगा इन ऑप्शन में वो ये होगा कि परागकण का पराग किसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही परागन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से मृदा से ही प्राप्त करते हैं। हालांकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, लेकिन जो भी पोषक पदार्थ है पौधे मृदा से यानी मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, तो बी सही होगा। 59वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है और इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, तो ये सभी अनावृतबीजी हैं। कहने का मतलब कि इनके जो बीज हैं वो आवृत्ति से घिरे हुए नहीं रहते हैं, नंगे होते हैं। नग्न बीजी भी इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि आवृत बीजी यानी कि बीज के चारों तरफ से आवरण, अनावृत बीजी यानी कि बीज के चारों तरफ से कोई आवरण नहीं, तो नग्न बीजी भी कहा जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। 60वां प्रश्न है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? दोस्तों तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, टेटनस बीसीजी। बीसीजी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। स्कर्वी थाइमिन नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही आंसर होगा मलेरिया क्लोरोक्विन। ठीक है, तो बी सही होगा, 60 का बी। दोस्तों अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। हमने गलती से कुछ और दिमाग में चल रहा था उस समय और मैंने सी को टिक कर दिया था, लेकिन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 62वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? दोस्तों जब कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में लेते हैं तो वो टूटकर अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ही हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ये जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न 63वां प्रश्न पूछा गया है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। 64वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत की थी? टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने किया था। दोस्तों टीकाकरण के निर्माण में या टीकाकरण की प्रणाली को शुरुआत करने में एडवर्ड जेनर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो टीकाकरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। 65वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। तो 65 का ए सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो दोस्तों सही आंसर कांच होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 67वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। दोस्तों अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें सिर्फ दिशा होता है, परिमाण माफ़ कीजिएगा, अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन बल, आघूर्ण, विस्थापन और वेग इसमें दिशा का जिक्र होता है, जबकि गति में कोई दिशा नहीं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूछा जा रहा है 68वें प्रश्न में, यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे, पृथ्वी की गति को अगर वर्तमान गति से 17 गुना अधिक तेजी से घुमाया जाए तो जो विषुवत रेखा पे शून्यता, भार शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। तो जब भी घूर्णन गति बढ़ाया जाएगा पृथ्वी का, तो भार जो होगा भूमध्य रेखा पे वो घटेगा ही। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हालांकि ध्रुवों पे इसके भार में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, गैलीलियो, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा एवोगाड्रो का नियम होगा। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही होगा। अपेक्षिता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसके विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। हम बहुतों बार कंफ्यूज किए, फिर बाद में ऑप्शन ए को टिक कर दिया, जबकि सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों सही आंसर प्लैटिनम होगा, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल्य कण होते हैं? दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि परमाणु के चारों ओर से इलेक्ट्रॉन गति लगाता है, चक्कर काटता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे। तो 75 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा प्रगलन, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन से पीतल का घटक है? दोस्तों मैंने इसमें गलत टिक लगाया था, तांबा और निकेल, जबकि जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तांबा और जस्ता, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन सी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी मैंने गलत टिक किया था, कैल्शियम CaCO2 को मैंने टिक कर लिया था, तो ये गलत होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस सीरीज में लगभग 80 क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।